Hello students, in the previous lecture we have discussed up to sources of energy. Now we will discuss from non-conventional sources of energy, that is page number 145 from NCERT statistics book. Non-conventional sources of energy. Both commercial and non-commercial sources of energy are known as conventional sources of energy. इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कमर्शियल और नॉन कमर्शियल सोर्सेज. तो नॉन कमर्शियल और कमर्शियल जब दोनों को मिलाते हैं तो दे आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. सिर्फ 3 ऐसे अदर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिन्हें नॉन कन्वेंशनल बोला जाता है. कौन को वो बोला जाता है? 3 जो मेजर अलग सोर्सेज हैं वो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल पावर. सोलर एनर्जी मतलब जो सन से एनर्जी मिलती है, विंड एनर्जी मतलब जो ये विंडल से जो एनर्जी मिलती है वो, टाइडल एनर्जी मतलब जो ओशन के टाइड्स, ओशन की लहरों से एनर्जी मिलती है. इन तीनों एनर्जी को नॉन कन्वेंशनल बोला जाता है. बाकी दोनों कमर्शियल एज वेल एज नॉन कमर्शियल सोर्सेज को कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोला जाता है. क्योंकि हमारी कंट्री एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पर ये सारी जो एनर्जी है, ऑल 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी, अगर हम इसमें अप्रोप्रिएट कॉस्ट लगाएंगे, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो हम उसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और ये सारी जो टेक्नोलॉजीज़ है वो हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है, और हम उसको चीप तरीके से उन बहुत ही चीप तरीके से हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, मतलब बहुत ही चीप वे में, क्योंकि हमारे पास इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है जिससे कि हम सन से एनर्जी ट्रैप कर सकें, विंडमिल से एनर्जी ट्रैप कर सकें या ओशन के टाइड से एनर्जी ट्रैप कर सकें. नाउ कंजप्शन पैटर्न ऑफ कमर्शियल एनर्जी. हमारे यहाँ पे कमर्शियल एनर्जी का कंजप्शन पैटर्न कैसा है? कमर्शियल एनर्जी मतलब क्या? जो कि इट इज़ नॉट, जो कि सेल की जाती है, राइट. तो कमर्शियल एनर्जी हम कितनी यूज़ करते हैं? तो अराउंड 74% ऑफ द टोटल एनर्जी कंज्यूम. जितनी भी एनर्जी कंज्यूम होती है उसमें से कितना कमर्शियल एनर्जी का पार्ट होता है? 74%. उसमें से भी कोल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ 54%. तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कोल से जनरेट की जाती है, 54%. उसके बाद ऑयल से 32%, नेचुरल गैस से 10% और हाइड्रो एनर्जी मतलब विद द हेल्प ऑफ वाटर 2%. नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज क्या है? फायरवुड को फायरिंग करके, काउडंग से, ठीक है, या एग्रीकल्चर वेस्ट से. ये कितना कंट्रीब्यूट करती है? अराउंड 26%. तो ऑब्वियस है 2 टाइप की एनर्जी सोर्सेज है, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल. तो 74 जो है वो कमर्शियल, मतलब जितनी भी हम इलेक्ट्रिसिटी टोटल यूज़ करते हैं उसमें से 74% हम कमर्शियल यूज़ करते हैं और 26% जो है वो नॉन कमर्शियल यूज़ करते हैं. द क्रिटिकल फीचर ऑफ इंडियाज़ एनर्जी सेक्टर एंड इट्स लिंकेज टू द इकनॉमी इज़ द सबसे हमारे यहाँ पे जो क्रिटिकल फैक्ट ये है कि हम बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल और पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज से. मतलब अदर कंट्रीज से हम क्या करते हैं, उस ऑयल, जो क्रूड ऑयल होता है और पेट्रोल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी डिमांड जो है फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोल और क्रूड ऑयल को, जिसकी डिमांड अभी तक बढ़ती ही जा रही है. अगर हम सेक्टर का पैटर्न देखें, मतलब अगर हम पेज पे देखेंगे तो टेबल को जब देखेंगे हम तो सेक्टर पैटर्न देखें, हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इन सबको कंपेयर करें तो हमें ये पता चलेगा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता था. कब? 1953-54 में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर कंज्यूम करता था. हाउएवर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में तो जो एनर्जी का कंजप्शन है वो अब डिक्लाइन होता जा रहा है कुछ ईयर्स में अगर हम देखें तो. वाइल हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो बढ़ता ही जा रहा है. एनर्जी का कंजप्शन जो है हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर का बढ़ता जा रहा है. वाइल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो पहले बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था, जो पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था, उसका रिडक्शन हो रहा है, राइट. फिर द शेयर ऑफ, अभी देखो ये टेबल से तुम्हें पता लग ही जाएगा. द शेयर ऑफ ऑयल एंड गैस इज़ द हाईएस्ट अमंग ऑल कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन. उसमें से भी ऑयल और गैस का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है. विद द रैपिड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे जैसे हमारा ग्रोथ ज़्यादा होता जा रहा है, हमारे एनर्जी की कंजप्शन, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो रही है? बढ़ रही है. तो वी नीड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर एनर्जी इफ़ वी वांट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्योंकि जैसे जैसे लोगों का डेवलपमेंट होगा, अब लोग जो है टीवी चाहेंगे, फ्रिज चाहेंगे,
राइट। टीवी, फ्रिज, फिर धीरे धीरे माइक्रोवेव चाहिए, धीरे धीरे और भी कोई चीज़ें चाहिए। तो क्या होगा, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होगा ऑब्वियस हमारी एनर्जी की जो डिमांड है वो भी बढ़ती ही जाएगी। नाउ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ पावर, जिसको अदर लैंग्वेज में हम बोलते हैं तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हम एनर्जी कंज्यूम करेंगे, जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी, मतलब जितना उनको रिक्वायरमेंट है उतनी की उतनी अगर उनको मिली तो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू द ग्रोथ रेट डिमांड ऑफ पावर। मतलब पावर की डिमांड ज़्यादा है, वहीं जीडीपी की ग्रोथ रेट कम है। स्टडीज़ बताती है कि हमें अगर 8% जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए हर साल, तो हमें 12% बढ़ाना पड़ेगा पावर प्रोडक्शन एवरी ईयर। मतलब कि अगर हमें 8% का जीडीपी इम्प्रूवमेंट चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि 8% जीडीपी बढ़ जाए साल भर में, तो उस केस में हमको कितना पावर सप्लाई हमारा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब पावर सप्लाई का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा अराउंड 12%। इंडिया में अगर हम देखें तो थर्मल सोर्सेज से जो पावर जनरेशन होती है वो कितनी होती है, 67%, हाइडल मतलब वाटर से 14% और न्यूक्लियर से 2%। इंडिया की एनर्जी पॉलिसी इनकरेजेस 2 एनर्जी सोर्सेज, हाइडल एंड विंड, एज दे डू नॉट रिलाई ऑन फॉसिल फ्यूल्स। हमारे इंडिया की जो पॉलिसीज़ है वो सबसे ज़्यादा इनकरेज करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइडल और विंड पावर यूज़ हो, क्योंकि इसमें कोई फॉसिल फ्यूल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होता और ना ही हमारे एनवायरनमेंट को कोई हार्म पहुंचती है। दैट्स वाई हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइडल पावर और विंड पावर का यूज़ किया जाए। एटॉमिक एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, टोटल एटॉमिक एनर्जी का या टोटल न्यूक्लियर एनर्जी का सिर्फ 2% हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। वहीं ग्लोबल अगर हम ग्लोबली बात करें तो अराउंड 13% टोटली यूज़ होता है, वहीं इंडिया में सिर्फ 2% ही यूज़ होता है। मतलब ग्लोबल एवरेज की बात करें तो ऑलमोस्ट हर कंट्री में 13% यूज़ होता है। हैंस कुछ स्कॉलर सजेस्ट करते हैं कि हमें ज़्यादा एटॉमिक एनर्जी जनरेट करनी चाहिए, वहीं कुछ बोलते हैं कि हमें ज़्यादा एटॉमिक एनर्जी जनरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा जनरेट करेंगे तो इट विल हार्म आवर एनवायरनमेंट। क्योंकि न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर एटम्स वगैरह को अगर हम करेंगे तो एटम्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है विच रिजल्ट्स इन पॉल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो बोलते हैं कि हमें एटॉमिक एनर्जी को ज़्यादा जनरेट नहीं करना चाहिए, वाइल कुछ जो है वो बोलते हैं कि हमें ज़्यादा एटॉमिक एनर्जी को जनरेट करना चाहिए ताकि हमारा कंजप्शन जो है वो बढ़ सके। नाउ सब चैलेंजेस इन पावर सेक्टर्स। अब पावर सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय पावर स्टेशन इज़ नॉट कंज्यूम्ड इंटायरली बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। मतलब जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उतना का उतना कंज्यूमर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जो है वो पावर स्टेशन की ऑक्सिलरीज, मतलब पावर स्टेशन में जब पावर बन रहा है तब उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से कुछ तो वहीं वेस्ट हो जाती है। ऑल्सो वाइल ट्रांसमिटिंग पावर अ पोर्शन इज़ लॉस्ट इन ट्रांसमिशन। ऑल्सो जब पावर का ट्रांसमिशन होता है तो कुछ तो क्या हो जाता है, लॉसेज होने की वजह से वहीं की वहीं क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है ट्रांसमिशन में। कैसे लॉस हो जाता है ट्रांसमिशन में, यहाँ से यहाँ हम भेज रहे हैं, वायर जो है वो ख़राब हो गया, ठीक है, वायर में से एकदम से फॉल्ट हो गया तो वो सारा वहाँ पे पावर का लॉसेस हो जाता है। तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उतनी की उतनी सारी की सारी अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं पहुँच पा रही है। जो हमको आज घर में, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में मिल रही है वो तो सब वेस्टेज होने के बाद मिल रही है, ठीक है। मतलब इतनी सारी वेस्ट हो गई, उसके बाद जो बचा कुछ है वो सब कुछ हमें मिल पा रहा है। कुछ चैलेंजेस जो इंडिया का पावर सेक्टर फेस कर रहा है वो ये है कि इंडिया की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी की वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। जो हमारी ग्रोथ रेट, जो हम चाहते हैं कि हमारी एनुअल ग्रोथ रेट है 7 to 8%, उतनी ज़्यादा हम कैपेसिटी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू आवर जीडीपी।
क्योंकि जीडीपी अगर हम चाहते हैं कि हम इतना जीडीपी बढ़ाएं तो इतना हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी बढ़ाना पड़ेगा, जबकि इतना नहीं बढ़ पा रहा है। इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमें हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की ग्रोइंग डिमांड है उसको पूरा करना है, इंडिया की जो कमर्शियल एनर्जी है उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा एट अबाउट 7%, ऑलमोस्ट 7% बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम वो ग्रोथ रेट अचीव कर पाएंगे। एट प्रेजेंट इंडिया जो है वो सिर्फ 20,000 मेगावाट जो है वो ही बढ़ा पा रही है हर साल। इवन द इंस्टॉल कैपेसिटी इज़ अंडर यूटिलाइज बिकॉज प्लांट्स आर नॉट रन प्रॉपरली। बहुत बार क्या होता है, प्लांट्स प्रॉपरली रन नहीं हो रहा है, कभी बंद हो रहे हैं, कभी चालू हो रहे हैं, जिसकी वजह से इवन जितनी कैपेसिटी है, जितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना भी प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि बहुत बार प्लांट्स जो है वो बंद रहते हैं, लोगों की अवेलेबिलिटी नहीं होती। सब गवर्नमेंट का काम है, तो कभी लोग अवेलेबल है, कभी नहीं है, कभी प्लांट ख़राब हो गया, तो इवन जो कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी से भी बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाती। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है सैब्स, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसमें भी उनको बहुत लॉसेस होते रहते हैं। वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अराउंड 500 बिलियन से भी ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। क्या? या तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे लॉसेस हो गए हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की रॉन्ग प्राइसिंग हो गई हो, किसी से बहुत ज़्यादा चार्ज कर लिया, किसी से कम चार्ज करा, और भी बहुत सारी इनएफिशिएंसीज़ की वजह से, लोगों की गलतियों की वजह से लॉसेस हो रहे हैं। कुछ स्कॉलर्स ये भी बोलते हैं, ऑल्सो सेज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स फॉर द लॉसेस, इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो स्टोलन इन डिफरेंट एरियाज ऑल्सो एड्स अप टू द वोज ऑफ स्टेप्स। फिर क्या हो रहा है, फ्री में फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, जिसकी वजह से वो लोग उसका गलत यूज़ कर रहे हैं, है ना। लोग इलेक्ट्रिसिटी की चोरी कर रहे हैं, अब इतना पैसा इलेक्ट्रिसिटी का गवर्नमेंट के पास आ नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में रुकाव डाल रही है। थर्ड, प्राइवेट सेक्टर जनरेटर्स जो हैं बहुत ज़रूरी है कि वो भी अपना एक मेजर रोल निभाएं, ठीक है। अगर वो भी एक मेजर रोल निभाने लगे तो हो सकता है हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो बढ़ जाए। देयर इज जनरल पब्लिक अनरेस्ट ड्यू टू हाई पावर टैरिफ्स एंड प्रोलॉन्ग पावर कट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फिर कुछ पार्ट ऑफ कंट्री में बहुत ज़्यादा टैरिफ लग रहा है, दर जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही है, एज वेल एज बहुत टाइम तक पावर जो है वो कट रहती है, तो इस वजह से भी लोग जो है वो गुस्सा हो रहे हैं और लोग कोई मतलब इलेक्ट्रिसिटी की चोरी और इस टाइप का काम कर रहे हैं। फिर थर्मल पावर स्टेशन, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा स्टे करते हैं या जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे रॉ मटेरियल और कोल का सप्लाई जो है उसका शॉर्टेज पाया जा रहा है। वहाँ शॉर्टेज है तो जितना वो प्रोड्यूस कर सकती है थर्मल पावर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी, उतनी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। देखो अगर ये बॉक्स देखिए 8.2 में, तो यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन दिया है केस ऑफ दिल्ली का, जिसमें क्या बोला कि इंडिपेंडेंस से 4 बार पावर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो अलग अलग अंडरटेकिंग्स को दिया। पहले दिया दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसके बाद दे दिया दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग DESU, उसके बाद दे दिया दिल्ली विद्युत बोर्ड, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या करने लगे, अब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लगे, जैसे रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, फिर टाटा पावर लिमिटेड। इन सब की वजह से क्या हुआ, जो सब इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है वो अराउंड 46 लाख कस्टमर्स को तो होने लग गया। फिर जो टैरिफ स्ट्रक्चर था, कितना चार्ज किया जाएगा और भी कोई इश्यूज़ वगैरह, वो कौन डील करता था, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। पर एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था कि इससे सिचुएशन बहुत अच्छी होगी, बट देयर इज़ अ ग्रेट and there will be great improvement in power distribution and the consumer will benefit in a major way। एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, एज वेल एज कस्टमर को बहुत बेनिफिट मिलेगा, बट उसके अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स थे। अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स इसीलिए थे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस थे, प्लांट जो है वो बार बार बंद हो रहे थे, तो उन सब चीज़ों की वजह से देयर वर वेरी मच लॉसेस इन इवन इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिल्ली। अब सेविंग एनर्जी के लिए क्या यूज़ की जाए, CFL या LED बल्ब्स यूज़ किए जाए, ताकि क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी सेव होगी, है ना, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बोलते हैं कि CFL जो है वो 80% कम कंज्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी बल्ब, इसलिए हम ज़्यादातर CFL यूज़ करें। CFL मैन्युफैक्चरर्स जो है उन्होंने 1 मिलियन 100 वाट बल्ब्स
को रिप्लेस किया है 20 वॉट CFL से। मतलब जितना एक 100 वॉट बल्ब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है या लाइट देता है, उतना ही 20 वॉट CFL भी उतना ही एनर्जी, उतना ही उजाला दे रहा है, जिसका मतलब 80 मेगावाट बच सकता है सिर्फ एक CFL यूज़ करने की वजह से, जिसकी वजह से अराउंड अगर हम एस्टिमेशन लगाओ तो 400 करोड़ की इलेक्ट्रिसिटी बच सकती है। इसलिए जो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वाले हैं लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि हम CFL यूज़ करें बजाय ऑर्डिनरी बल्ब के, तो हमें भी प्रॉफिट होगा, हमें भी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम पे करना पड़ेगा, साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग भी होगी। आजकल तो LED का भी है कि LED लैम्प्स यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। LED लैम्प्स जो है वो 1/10 ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि एज मच एज CFL टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हाफ एज मच एज CFL। मतलब अब तो CFL से भी कम जो लाइट का इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो पावर यूज़ कर रहा है वो है LED, ठीक है। तो LED की वजह से भी LED जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ फार बेटर देन CFL। तो इससे हमें क्या पता चला कि यार दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से हमें पावर सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। थस कंटिन्यूड इसी पेज पे थस कंटिन्यूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ आर ड्राइविंग द डिमांड ऑफ एनर्जी फास्टर देन व्हाट इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग करंटली। थस अगर हम चाहते हैं कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एज कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, बहुत ज़रूरी है कि हम इंडिया का पावर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाएं, ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो। अब ये कैसे बढ़ाएं, तो ये देखो दिखा लिया है ऑप्शन, ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो, अच्छे से और ज़्यादा रिसर्च करें, और ज़्यादा डेवलपमेंट एफर्ट्स करें, और ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी इनोवेट करें, ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज़ करें, जिससे कि और ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर पाएँ। Instead of investing in power sector by adding to the installed capacity, government has gone for privatization of power sector and particularly distribution। बजाय सिर्फ पावर सेक्टर की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कि और ज़्यादा प्रोड्यूस करें, साथ साथ में गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए कि अब आप प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी एफर्ट दें कि वो खुद भी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करें, ठीक है। ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी बोलना चाहिए कि अब उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिससे कि लॉसेस को रिड्यूस करवाया जा सके। and allow much higher prices of electricity that have impacted certain sectors very badly। ये भी देखा जा रहा है, ये भी बोला जा रहा है कि अब क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी में जो रेट्स हैं वो बढ़ा दिए जाएं ताकि लोग अपने आप इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम करेंगे। बट इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखे जा रहे हैं बहुत सारे सेक्टर्स में कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और ये जो है वो प्रॉपरली रन ही नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग टैरिफ। तो ये भी एक सही ऑप्शन नहीं है कि हम उस टैरिफ को बढ़ा दें, ठीक है, टैरिफ को बढ़ाना भी सही नहीं है। अब देखो, सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात ये है कि इंडियन इकोनॉमिक्स में केस स्टडीज़ बहुत सारी आती है। हमेशा याद रखना कि इंडियन इकोनॉमिक्स में केस स्टडीज़ बहुत सारी आती है। दैट्स वाई किसी भी क्वेश्चन के और किसी भी इस चैप्टर में जो हम NCERT से कर रहे हैं, इसके जो बॉक्स में दिया हुआ है कि बॉक्स वाले पॉइंट्स जो है बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि केस स्टडीज़ इनमें से बन सकती है। जैसे लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी डू यू यूज़ इन योर हाउस, फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स द अमाउंट दे स्पेंड इन अ मंथ ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, हु सप्लाइज पावर टू यू एंड वेयर इट इज़ जनरेटेड। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे वर्कड आउट, मतलब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर केस स्टडीज़ बन सकती हैं। तो जस्ट हैव द नॉलेज अबाउट इट ऑल्सो। तो बॉक्स के जो पॉइंट्स हैं वो भी प्रॉपरली पढ़ना है, सिर्फ चैप्टर ही नहीं पढ़ना है और बॉक्स को अवॉइड नहीं करना है, बॉक्स भी प्रॉपरली पढ़ना है, ठीक है। नाउ आते हैं हम हेल्थ पे। ये लास्ट टॉपिक आज हम करेंगे हेल्थ मतलब ये नहीं होता कि हमको कोई भी डिसीज़ ना हो, बल्कि हेल्थ ये भी होता है कि हमारी कितनी अच्छा पोटेंशियल है कि हमको वो डिसीज़ अटैक ही ना करे। जैसे कोरोना, किसी को हो गया, किसी को नहीं हुआ, तो जिसको नहीं हुआ, ठीक है, जिसको बोला जा रहा है कि हम लोग तो कोरोना के लोगों से मिले तो भी हमें नहीं हुआ या हम लोग उनके साथ ही थे, तो इट मीन्स व्हाट यू आर हेल्दी, दैट इज़ आप में इतनी पोटेंशियल है कि आप उस डिसीज़ से, वो डिसीज़ होते हुए भी आपके ऊपर उसने अटैक नहीं किया। ये यार्डस्टिक है। यार्डस्टिक मतलब इससे हम मेजर कर सकते हैं कि एक पर्सन जो है वो कितना वेल है।
ठीक है, हेल्थ जो है बहुत ज़रूरी है हमारे कि पर्सन हेल्दी रहे हमारे डेवलपमेंट, हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए। Though the 20th century has been a global transformation in human health unmatched in history, वैसे तो अगर 20th century में हम बात करें तो हमारे इंडिया का हेल्थ जो है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। पर हम अलग अलग सेट ऑफ मेजर से एक हेल्थ को मेजर करते हैं कि हमारे इंडिया का हेल्थ सिस्टम जो है वो कैसा है। जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, कितने साल भर में कितने एक साल से कम के बच्चे मर रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक नॉर्मल पर्सन की कितनी ईयर्स तक लाइफ है। न्यूट्रिशनल लेवल, लोगों का कैसा न्यूट्रिशनल लेवल है। फिर कितनी उन लोगों को कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हो रही है। इन सब चीज़ों से पता लगाया जाता है। इन सब चीज़ों से पता लगाया जाता है कि हम इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हेल्दी है। बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह बिल्डअप हो, जिससे कि हमारे इंडिया के जो पर्सन्स है वो हेल्दी रहें और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन कर सकें। अदरवाइज हेल्दी नहीं रहेंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू डू एनी ऑफ द बिजनेस, वो प्रॉपर बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे। रिसेंट टाइम में स्कॉलर्स जो हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि पीपल को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीपल को एक हेल्दी लिविंग दे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, फिर और भी जो प्रोफेशनल्स चाहिए, बेड, इक्विपमेंट्स, ठीक है, और भी जो फार्मास्यूटिकल चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। ये ज़रूरी है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का होने सिर्फ ऐसा नहीं कि ये ज़रूरी है कि सिर्फ हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मतलब सारे लोग हेल्दी रहेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। उसके साथ साथ में ये भी ज़रूरी है कि वो हॉस्पिटल्स, वो डॉक्टर्स, वो नर्सेज लोगों की पहुंच तक भी हो। दैट इज़, अगर आज कोई भी पर्सन बीमार हो तो वो हॉस्पिटल जा सके। सिंस द इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्लान डेवलपमेंट, स्टार्टिंग से ही जब हम प्लान डेवलपमेंट कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स जो है वो ये चाहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो एक मेडिकल केयर इजीली ले पाए, ठीक है। सिर्फ वो इसी वजह से ऐसा ना हो कि सिर्फ वो इसीलिए मेडिकल केयर नहीं ले पा रहा है क्योंकि वो पे नहीं कर पा रहा, तो ऐसी सिचुएशन ना हो। देयर इज़ अ नीड ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, कि गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो एंड एवरीबडी कैन टेक द प्रॉपर मेडिकल केयर, बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव। ऐसा भी कि अगर उन्हें हो गया है तो भी बच पाए, और ऐसा ना हो उसके लिए भी बचने के लिए उन्हें प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाए। Right, remaining we will do tomorrow. Just read this all the topics which I have explained today. ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो पूछ लो। इट्स बेटर कि जब पढ़ाया जा रहा है तभी पढ़ लो ताकि तुम डाउट्स इजीली पूछ पाओ। ओके, बाय।